हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? चलिए आज हम शुरुआत करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत टॉपिक, बहुत ही शानदार टॉपिक, दैट इज़ द मोशन अंडर ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति। इसमें होगा क्या? इसमें हम किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे और ये देखेंगे कि वो कितने समय के बाद रुकेगी, कितनी हाइट तक जाएगी, किस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी होगी, लौट के कब तक आएगी, ये सारी बातें इसमें होंगी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है जिसकी वजह से ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है, दैट इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मतलब गुरुत्वीय त्वरण, जिसके बारे में आपको शायद पता होगा। नहीं भी पता है तो कोई परेशानी नहीं है। इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में भी आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, सब कुछ यहाँ समझाया जाएगा। लेकिन एक जिम्मेदारी है आपकी कि आपको एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बारे में जो अब तक हमने पढ़ाया है वो पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए साहब आइए टॉपिक लिखिए, मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति। सबसे पहले ध्यान रखो, एक टॉपिक है इसी का ही जिसकी वजह से हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, दैट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब गति के समीकरण। गति के समीकरण ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम 9th क्लास में पढ़ते हैं, 3 पढ़ते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। लेकिन यहाँ उन 3 समीकरणों के अलावा और थोड़े से हमने जनरल फॉर्म या जनरल मेथड्स तैयार कर रखे हैं, उनको भी लिखवाएंगे। तो पहली और दूसरी और तीसरी जो समीकरण है वो इस बात से डिपेंड करती है कि माना एक पार्टिकल है पॉइंट ए पर, और ये पार्टिकल जब ए से चला तो उसका वेग था u, और u वेग से चला वो कितने समय तक? t समय तक। कितने एक्सेलरेशन से? a त्वरण से। तो जब a त्वरण लगेगा इस वस्तु पे तो इसका वेग बढ़कर कितना हो जाएगा? b। अब पॉजिटिव त्वरण लगेगा तो वेग बढ़ेगा और नेगेटिव एक्सेलरेशन लगेगा तो वेग घट जाएगा। हमने देखा कि u से लेके b तक उसने t टाइम तक जो गति की तो वो b पॉइंट पे पहुंचा, और a से b तक उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर किया? s। तो पूरी इक्वेशन ऑफ मोशन में, पूरे मोशन अंडर ग्रेविटी में यही वेरिएबल घूमते रहेंगे, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी, मतलब प्रारंभिक वेग जब वस्तु चलना चालू करती है। दैट इज द फाइनल वेलोसिटी, मतलब अंतिम वेग। ठीक है, आपको आता होगा, बहुत इजी है। और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट ए से लेके बी तक, और ये क्या है? टाइम टी। तो चलिए इन सब को देखते हुए पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है b बराबर u प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए काम में आती है यदि आपको एक्सेलरेशन, टाइम और इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो। कई बार क्या होता है, हमसे पूछ लिया जाता है डिस्प्लेसमेंट, तो उस केस में हम सेकंड इक्वेशन लिखते हैं s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दोनों इक्वेशन की खास बात यह है कि दोनों इक्वेशनों को लगाने के लिए आपके पास टाइम होना जरूरी है, लेकिन फिर हो सकता है कभी आपको टाइम ना दिया हो, इसलिए तीसरी इक्वेशन डिजाइन की गई कि भैया टाइम ना मिले तो आप इसको लगाओ, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये लो जी, ये 3 इक्वेशन हमने आपको लिखवा दी। ये है जनरल इक्वेशन जो सभी जगह फेमस हैं, लेकिन इसके अलावा हम 3 इक्वेशन और आपको लिखवा रहे हैं जो आगे आपको बहुत हेल्प करेंगी, जो आपको सीधे फॉर्मूले यूज करने के लिए काम में देंगी। देखो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? b। टाइम कितना लगा? t। डिस्प्लेसमेंट कितना आया? s। तो हम पूछें कि इस यात्रा में एवरेज वेलोसिटी कितनी है, तो आप लिखोगे b एवरेज बराबर u प्लस b बटे 2। ये आपको याद रखना है। ठीक है, b एवरेज बराबर u प्लस b बटे 2। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी हुई है ये आप केवल एक ही कंडीशन में अप्लाई करोगे, क्योंकि आपको तो बड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर अब तक जो वेलोसिटी निकालने के तरीके पढ़े हैं, अब तक जो एक्सेलरेशन निकालने के तरीके पढ़े हैं, ग्राफ से पढ़ा है, स्लोप निकाल के पढ़ा है,
इंटीग्रेशन से पढ़ा है, वो कब काम में लेंगे और ये कैसे पता चलेगा कि इनको कब काम में लेना है। तो हम एक ऐसा पॉइंट बता रहे हैं जो ये वेरीफाई करेगा कि इनको लगाना है या पहले वाली इक्वेशंस को लगाना है। तो ध्यान रखना, इक्वेशन ऑफ मोशन कब लगाते हैं? जब a बराबर कांस्टेंट हो, जब त्वरण आपको कांस्टेंट दिया जाए, जैसे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जैसे 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जैसे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि ये कांस्टेंट है तभी इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई होंगे या करने हैं। यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, जैसे 2t मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब टाइम बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। तो इस केस में आप कभी भी इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाओगे। तो आप क्या करोगे? यदि आपको a दे रखा है तो a का अब तक जो हमने पढ़ाया है फॉर्मूला वो अप्लाई करोगे। तो v कैसे निकालोगे? इससे b बराबर a dt इंटीग्रेशन करोगे। यहां इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं करनी है, हम स्पष्ट लिख देते हैं जिससे चीजें क्लियर रहे। यहां इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं करनी है। ये थोड़ा सा बचपना है, पर ऐसे लिखने से क्या होगा कि चीजें प्रिंट हो जाएंगी दिमाग में। ओके, ये बात आपको समझ में आई? चलिए अब हम चलते हैं फिफ्थ इक्वेशन ऑफ मोशन पे। ये क्या कहती है? ये कहती है कि यदि कोई पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग u दे रखा हो और उस पार्टिकल का फाइनल वेग v दे रखा हो और कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, मतलब एक्सेलरेशन कैसा हो? कांस्टेंट। तो पूछा जाएगा कि यहां से लेके यहां तक पहुंचने में t टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट लगा। तो आप केवल एक काम करेंगे, s बराबर b एवरेज इंटू t। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम। b एवरेज कितना है? u प्लस वी अपॉन 2, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? t से। ये आ गई फिफ्थ इक्वेशन। चलते हैं हमारी नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ, दैट इज द सिक्स्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो जी, छठवीं इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है? ये आपसे कहती है कि यदि पार्टिकल की वेलोसिटी u हो, पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी v हो और कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, और आपसे पूछ लिया जाए कि भैया बीच वाले जो मिड पॉइंट है इसकी वेलोसिटी बताओ, तो ज़्यादा कलाकारी नहीं करनी। v मिड पॉइंट की जो वेलोसिटी होती है वो आपको अंडर रूट, हाँ जी, इनिशियल का स्क्वायर फाइनल का स्क्वायर बटे 2, ये लो जी, हो गया काम। ये प्रूफ किए जा सकते हैं, सारे हमने इन तीनों से ही निकाले हैं। ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये पहले दूसरे तीसरे से ही निकलते हैं, लेकिन फिर भी हमको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, KBS, NBS, RBS जैसे बड़े बड़े एग्जाम क्वालिफाई करने हैं, तो जाहिर सी बात है मिड पॉइंट की वेलोसिटी आप याद रख सकते हैं। अभी हम एग्जाम्पल से करवाएंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखो, ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है सेकंड, ये बताती है कि t सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। लिख लो, ये क्या बताती है कि t सेकंड में कितना विस्थापन हुआ। और अब हम जो लिखने जा रहे हैं वो अलग है, वो है nth या nवे सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये अलग है और वो अलग है, अभी हम समझा देंगे आपको। इसका एक वो फॉर्मूला लिख देते हैं, एस एन बराबर u प्लस a बाई 2n माइनस 1। हाँ जी, इन दोनों में अंतर क्या है, इसमें और उसमें? जैसे एक पार्टिकल A से चला और B तक, और इसको चलने में लगे फॉर एग्जाम्पल 10 सेकेंड, तो ये इक्वेशन कब काम में लेनी है? जब आपसे पूछे कि भैया बताओ 10 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। हमारे शब्दों को सुनना, 10 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये इक्वेशन काम आएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने में। क्या निकालेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट इन गिवन इंटरवल। एक लाइन और लिख देते हैं,
टी सेकंड में कितना विस्थापन होगा या टाइम इंटरवल गिवन हो, क्या हो, टाइम इंटरवल गिवन हो, तो ये इक्वेशन लगानी है डिस्प्लेसमेंट के लिए। और ये कब लगानी है, उसने पूछ लिया कि बताइए तीसरे सेकंड में, माना पहले सेकंड में यहाँ तक पहुंचा, दूसरे सेकंड में वो यहाँ तक पूछा, तीसरे सेकंड में उसने ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो वो पूछ रहा है केवल तीसरे सेकंड में हमको ये बताइए कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। उसने पूछ लिया केवल चौथे सेकंड में बताइए कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। उसको तीसरे सेकंड से या पांचवें सेकंड से मतलब नहीं है, समझना हमारी बात को। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। ये है पॉइंट ए और माना 5 सेकंड लगी, पहले सेकंड में वो यहाँ था, दूसरे में वो यहाँ था, फिर उसने वेलोसिटी को घटाया, 30 सेकंड में यहाँ है, चौथे में यहाँ है और पांचवें में यहाँ। उसने पूछा 5 सेकंड में बताओ टोटल, तो यहाँ से लेके यहाँ तक बताओगे, फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, ये वाला है। और उसने कहा कि हमको पहले सेकंड में ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगाओगे। उसने कहा नहीं सर दूसरे सेकंड में बताओ, तो ये। उसने कहा तीसरे सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो ये। चौथे में बताओगे तो ये, और पांचवें में बताओगे तो ये, और कुल पूछ लेगा तो ये। तो कोई स्पेशल सेकंड में पूछे तो ये फॉर्मूला है, और पूरा टाइम इंटरवल में पूछे तो ये फॉर्मूला है। कहाँ है, ये रहा। तो हमने आपको 7 इक्वेशन ऑफ मोशन बताई हैं। सारे क्वेश्चन लगभग इसी कॉन्सेप्ट से हो जाएंगे, और अभी हम एक एक करके हर एक इक्वेशन पे क्वेश्चन ले रहे हैं। आप इसको लिख लें, हम इसको हटा देते हैं। वेग ज्ञात करो। चलिए साहब क्वेश्चन देखिए। किसी कण का इनिशियल जो वेलोसिटी है किसी पार्टिकल की, दैट इज 2i कैप और 3j कैप। इनिशियल वेलोसिटी 2i कैप और 3j कैप। बिल्कुल परेशान ना हो आप, जो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है उसको लिख दें। उसने कहा है कि एक्सेलरेशन जो गिवन है दैट इज द 4i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। तब 10 सेकंड में t बराबर कितना है, 10 सेकंड में क्या निकालना है, वेलोसिटी। तो 10वें सेकंड में वेलोसिटी निकालनी है, मतलब फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है। तो देखो a है, t है, u है, साफ साफ समझ में आ रहा है। पहली इक्वेशन बेस्ट रहेगी, b बराबर u प्लस at। v निकालना चाहते हैं, u कितना है 2i और 3j, जैसा कह रहा है वैसा लिख दें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, दैट इज द 4i प्लस 3j, और t कितना है जी 10 सेकेंड। कितना है t, दैट इज 10 सेकेंड। तो 2i कैप और 3j कैप हम देखेंगे इसको, तो यह आ जाएगा 40i कैप प्लस 30j कैप। हाँ जी, i कैप में i कैप जुड़ेगा तो 40i कैप और 2 है तो 42i कैप प्लस 33j कैप, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी। उसने पूछ लिया भैया नहीं औसत वेग बताओ। तो देखो औसत वेग कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना, कोई भी t नहीं है। तो v एवरेज हमने बताया u प्लस v बाई 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, दैट इज u 2i और यहाँ कितना 42i, तो जोड़ दो इनको, कितना हो जाएगा 44i प्लस 33j और u में कितना आ जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 36j अपॉन 2 बराबर, हाँ जी डिवाइड करोगे 22i कैप और 18j कैप। ये लो जी आंसर आ गया, एवरेज वेलोसिटी। उसने पूछ लिया 5th सेकंड में कण का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, सॉरी 5th सेकंड में कण का क्या निकालना है, विस्थापन। और एक काम और चलो पूछ लेते हैं, आपने पूछ लिया 10 सेकंड में कण का कुल विस्थापन भी बताना है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कब फॉर्मूला कौन सा लगाना है। तो पहले हम 4th क्वेश्चन कर रहे हैं एक्चुअली। तो 4th क्वेश्चन क्या होगा, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s निकालना है टोटल, तो हम क्या करेंगे, u कितना है जैसा दे रखा है वैसा लिख दें, 2i कैप और 3j कैप, और टाइम कितना है 10, 1/2। a कितना है जी, a है 4i प्लस 3j और t स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। ये आ जाएगा 20i कैप 30j कैप, इधर आ जाएगा 1/2, तो आई थिंक ये 50 हो जाएगा
तो हो जाएगा 100i प्लस 70, नहीं 100 क्यों, 200, सॉरी, ठीक है 200i, और ये हो जाएगा जे कैप। चलो ऐड कर दो, 220i कैप और 180 जे कैप। ये लो जी, क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। क्या आ गया ये, डिस्प्लेसमेंट। क्या करें अब निकालिए 5वें सेकंड में, तो u प्लस a/2 2n-1, u कितना है 2i प्लस 3j, a कितना है 4i प्लस 3j अपॉन 2, और 2 5 माइनस 1 n बराबर क्या है 5, 5वें सेकंड निकाल लिए, तो लिख दिया 2i कैप प्लस 3j कैप। हाँ जी, ये आ जाएगा 10 9/2 आ रहा है, तो कितना आ रहा है 9/2, 10 9, ठीक है 9/2 इधर लिख दिया, 4i कैप प्लस 3j कैप। ये लो जी, अब तो क्या करना है, गुणा करना है बस, 2i कैप 3j कैप और 36 अपॉन, कैंसिल आउट कर दो 2, तो 18 आ जाएगा, 18i कैप, और इधर तो कैंसिल आउट होगा ही नहीं, तो 27/2, तो वैसे तो 18 और 2 20i कैप प्लस, इसको देखो 13.5 आएगा, ये 13 में 3 जोड़ोगे तो 16.5 जी, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ये तो हमने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ले लिया, बाकी का इतना आता नहीं है, पर चलो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। हाँ जी, कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हैं और इनमें से बहुत नए नए कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हैं। देखो, एक आदमी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नियत त्वरण से सीधी रेखा में 135 मीटर की डिस्टेंस तय करता है। तो इसको यहाँ सॉल्व करवा रहे हैं, आप खुद कोशिश करें पहले, उसके बाद यहाँ देखें। तो s बराबर कितना है जी 135 मीटर सीधी रेखा में गति कर रहा है, तो डिस्टेंस लिखे या डिस्प्लेसमेंट लिखे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सीधी रेखा में दोनों बराबर होते हैं। इस यात्रा में वेग 10 सेकंड से 20 सेकंड 10 मीटर प्रति सेकंड से 20 हो जाता है। तो इनिशियल कितना है 10 और फाइनल कितना है 20। तो यात्रा में लगे समय का मान ज्ञात करो। अब ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई, कैसे निकाले समय, क्योंकि तीसरी इक्वेशन लगाएं तो उसमें समय नहीं आता। तो इसका एक तरीका है, कैसा है, हमने बताया था v एवरेज बराबर, बोलो जरा, v एवरेज बराबर कितना होता है u प्लस v अपॉन 2, कितना होता है जरा बताना। v एवरेज बराबर आ जाएगा सर 10 प्लस, इधर लिख देते हैं, हाँ जी 10 प्लस 20/2, 13/2, 30/2, 50। तो एवरेज स्पीड आ गई इसकी 15 मीटर प्रति सेकंड। हमने बताया था एस निकालने का तरीका बी एवरेज मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो बी एवरेज कितना है 15 और टाइम कितना लग रहा है सर, वही तो पूछा है, तो टी निकाल दो। एस पता है कितना 135 मीटर, तो बस आपका आंसर आपके सामने, एस पता है 135 मीटर। इधर क्या है बी एवरेज मल्टीप्लाई बाई टाइम, बी एवरेज कितना था 15 था, गुणा कितना आ गया टाइम। तो टाइम कैसे निकालेंगे, 15 का डिवाइड कर दो, 9 सेकंड आ गया, 9 सेकंड लगेंगी साहब इस यात्रा में। उसने पूछा यात्रा के मध्य बिंदु पर कण का वेग। चलिए साहब v मिड कैसे निकालते हैं, हाँ जी सही निकाल रहे हो, 20 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर बटे 2, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। औसत वेग ज्ञात करो, औसत वेग तो मैं पहले निकाल दिया, कितना है 15, अरे कितना है 15। चलो देखो आंसर वेरीफाई करते हैं एक बार। यदि हम बी एवरेज 15 ले लें और टाइम 9 ले लें तो क्या 135 आएगा क्या, एस बराबर बी एवरेज गुणा टाइम, बी एवरेज कितना है 15, ये आ जाएगा 9, 135। चलो साहब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन को पढ़ो और करो, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, 20 मीटर प्रति सेकंड वेग से, ये करके बताओ। ये हम एक स्पेशल ट्रिक से आपको करवाएंगे जिससे टाइम ना लगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही कार पर ब्रेक लगाया जाता है तो कार 10 मीटर दूर जाकर रुकती है। यदि कार का प्रारंभिक वेग 40 मीटर प्रति सेकंड हो तो यही ब्रेक लगाए जाने पर कार कितनी दूरी पर रुकेगी, ये कह रहा है। क्वेश्चन को समझ लेते हैं एक बार, फिर काम चालू करते हैं। ये कह रहा है कि एक कार है और इस कार पर, ठीक है,
इस कार पे क्या हो रहा है कि इनिशियल वेग कितना था 20 मीटर प्रति सेकंड, और इस पर एक ब्रेक लगाया गया। ब्रेक का मतलब पीछे की तरफ एक नेगेटिव एक्सेलरेशन लगाया गया। तो एक कार कहाँ जाके रुकती है, 10 मीटर दूर जाके रुकती है। अब कह रहा है कि यदि यही ब्रेक लगाए जाएं और कार की स्पीड 40 हो तो कितनी दूर जाके रुकेगी। तो देखो ऐसे क्वेश्चन यदि कभी भी आ जाएं तो हम एक जनरल मेथड बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। यदि कोई भी कार दुनिया में, कोई भी कार जो है यू वेग से चल रही हो, कितने वेग से, यू वेग से, और ब्रेक लगाने पर, क्या लगाने पर, ब्रेक लगाने पर वो कार एस दूरी पर जाके रोके, कितनी दूरी पर जाके रोके, एस दूरी पर। तो ध्यान रखना, यदि इस कार का वेग, यदि इस कार का वेग एन यू कर दिया जाए, यू का एन गुना, और वही ब्रेक लगाए जाए, सुन लो पहले, तो ये अब एन स्क्वायर एस दूरी पर जाके रुकेगी। ये कॉन्सेप्ट है। जैसे जब ये 20 मीटर प्रति सेकंड पे थी तो उसने कहा 10 मीटर चलती है, इसका मतलब एस का मान कितना हो गया 10 और यू का मान कितना हो गया 20। उसने कहा कि अब बताओ यदि यही कार 40 मीटर प्रति सेकंड पे चले और वही ब्रेक लगे, तो भैया इसको तो अपन 2 इंटू यू लिख सकते हैं ना, 20 गुणा 2 40। तो बताइए ये कितनी दूरी पे रुकेगी, तो ये रुकेगी एन स्क्वायर एस पे, 2 का स्क्वायर मतलब इंटू एस कितना है 10 मीटर, तो 40 मीटर पे जाकर रुकेगी। नहीं आया समझ में। यदि ये कहता कि ये 60 कर दिया गया है तो बताइए कहाँ जाके रुकेगी, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 60। अब 20 और 60 में क्या रिलेशन है सर, 20 और 60 में ये रिलेशन है कि ये 3 गुना 20 है, तो n का मान कितना हो गया इस बार 3। हमने यही तो कहा था यदि ये 20 से चल रहा है और 20 के तिगुने से चलाया जाए, तिगुने का मतलब n बराबर 3, तो कितनी दूरी पे जाके रुकेगी इस बार, वही एन स्क्वायर एस पे, मतलब 3 का स्क्वायर और एस कितना है 10, तो 90 मीटर पे जाके रुकेगी। ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। ये तो हो गया होगा, बहुत आसान है। देखो जी अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। एक कार को एल्फा, ये बहुत अच्छा है, ये तो बहुत ही स्पेशल है, ये तो बहुत बल्क लेवल का पेपर आता है तब जाके ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं। एक कार को एल्फा त्वरण लगाकर t1 टाइम तक एक्सेलरेट किया गया है। एक कार है, हाँ जी देखो जी ये एक्सेलरेशन है। हमने क्या किया है, एक कार को अल्फा एक्सेलरेशन लगाकर t1 टाइम तक त्वरित किया है। तो हमने कोई भी अल्फा एक्सेलरेशन लगाया है और कितने टाइम तक लगाया है, t1 टाइम तक। ये टाइम कितना है, t1 है। उसने कहा है इसके बाद बीटा त्वरण लगाकर विराम में आने तक मंदित किया जाता है, मतलब रिटार्ड किया जाता है। तो इसके बाद हमने क्या किया, बीटा त्वरण लगाया, जिससे मंदन का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन का घटना, और वस्तु क्या आ जाएगी, विराम में आ जाएगी। ये क्या है, टाइम। ये कितने समय तक लगाया है, t2। अच्छा टोटल टाइम कितना हो गया, t1 प्लस t2, ठीक है। पूछ रहा है बी मैक्स बताओ, ए इफेक्टिव बताओ, मतलब पूरी यात्रा में नेट एक्सेलरेशन कितना है, बी एवरेज बताओ और एस बताओ। तो देखो हम कुछ कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, उनको ध्यान रखना। जो ए इफेक्टिव है, ए इफेक्टिव वो होता है पहले वाला एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाई दूसरा एक्सेलरेशन अपॉन अल्फा प्लस बीटा। इसको याद रखना, ठीक है। वैसे तो सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, पर क्यों टाइम लगाना है सीधा याद रखना। बी मैक्स आपसे पूछ ले तो आपको पता है बी बराबर, आपने क्या पढ़ा है, ए बराबर v अपॉन टी या डी बी अपॉन डी टी। तो हम v बराबर निकालेंगे, ए का गुणा किससे करेंगे, t से। तो ए इफेक्टिव कौन सा निकालेंगे, ये मैक्सिमम, क्योंकि इस पॉइंट पे क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। बी मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, ए इफेक्टिव गुणा टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना है हमारे पास, t1 प्लस t2। तो यहाँ किसका मान रख देंगे, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू टोटल टाइम। उसने कहा कि बी एवरेज बताओ, तो बी जो एवरेज होगा ना वो मैक्सिमम का आधा होता है। क्या होता है, आधा होता है। और यदि आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है एस, तो 1/2 ए इफेक्टिव का टी स्क्वायर, ठीक है। कई बार क्या होता है,
जो मैक्सिमम वेलोसिटी है ना, इसको और भी कई सारे तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे v मैक्सिमम जो होता है ना, वो हो सकता है अल्फा इंटू T1 से भी निकाल सकते हो आप, ठीक है, और बीटा इंटू T2 से भी निकाल सकते हो। अल्फा इंटू T1 से, बीटा इंटू T2 से भी निकाल सकते हो, और ये चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो। किससे? A इफेक्टिव मल्टीप्लाई बाई T, इससे भी मैक्सिमम आ जाएगा, जैसा आप ठीक समझे। तो हमने कितने फॉर्मूले बताए? बी मैक्सिमम का एक फॉर्मूला है A इफेक्टिव इंटू टी, लेकिन दो फॉर्मूले और हैं। अल्फा T1 करें तो भी आंसर आएगा, बीटा T2 करेंगे तो भी आंसर आएगा। तो बी मैक्सिमम के कितने फॉर्मूले हो गए? 3। A इफेक्टिव कैसे निकालोगे? अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। टी तो आपको पता ही टोटल टाइम। बी एवरेज में क्या करोगे? इसको आधा कर दोगे, और एस तो आप जानते हो 1/2 ए इफेक्टिव इंटू टी स्क्वायर, मतलब टोटल टाइम का स्क्वायर। ठीक है, आपको कई सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए, अब चलते हैं आगे। हाँ जी, अब तक हमने मोशन अंडर ग्रेविटी का जो मेन कॉन्सेप्ट है उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन को समझ लिया है, और जितने भी टाइप्स इक्वेशन ऑफ मोशन की बनती हैं वो लगभग कवर कर ली है। बाकी का आपको असाइनमेंट में देखने को मिल जाएगा। तो अब हम शुरुआत कर रहे हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो, मोशन अंडर ग्रेविटी के जो क्वेश्चन हैं उनको करने के लिए इनके क्वेश्चन को करने के लिए कुछ बेसिक्स, जो साइन कन्वेक्शन है, जो चिन्ह परिपाटी है, उसको जानना जरूरी है। क्योंकि इसमें क्या होने वाला है कि हम किसी पार्टिकल को, बॉल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे, या ये जो बॉल है वो नीचे की तरफ आएगी। तो ऐसी सिचुएशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे लेनी है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे लेनी है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसे लेनी है, इसका पता होना बहुत जरूरी है। यदि आपको डायरेक्शन नहीं पता है तो आप मोशन अंडर ग्रेविटी के जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो गलत ही निकालेंगे। देखो ध्यान से, ये मान लो आप, और आप जानते भी हैं वैसे तो, चाहे जो भी कन्वेक्शन माने, पर हमारा कहना ये रहेगा कि हम बचपन से जो सीखते आए वही करते हैं। हम हमेशा इधर वाली जो राशियां हैं, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, वेक्टर क्वांटिटी, इनको पॉजिटिव मानते हैं, और इधर जो जाएगा उसको नेगेटिव मानते हैं। ऊपर जो जाता है उसको पॉजिटिव मानते हैं, और नीचे जो जाता है उसको नेगेटिव मानते हैं। ठीक है, और यही आपको इसमें मानना है। यदि कोई बॉल ऊपर की तरफ जा रही है तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा u, वो कैसा होगा? पॉजिटिव। ठीक है, पार्टिकल a से चल के b पर पहुंचेगा तो a से लेके b तक चलने में जो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो कैसा होगा? पॉजिटिव, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है ना। और आखिरी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी, आपको पता है कि जब यहाँ से फेंकते हैं तो आखिरी पॉइंट जो होता है, हाईएस्ट पॉइंट, जो हाईएस्ट ऊंचाई वाला होता है, वो वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0। जब ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा तो एक नीचे की तरफ क्या लगती है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g, और नीचे की तरफ लग रहा है तो कैसा होगा ये? नेगेटिव। और g का वैल्यू आपको पता ही है कितना होता है, वैसे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, पर आप चाहो तो इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कैलकुलेशन के हिसाब से यूज कर सकते हो। अब देखो, यहाँ से किसी पार्टिकल को छोड़ा गया है, यदि वो पूछे कि पार्टिकल को यदि छोड़ा गया है, फ्रीली ड्रॉप किया गया है, यदि हम फ्रीली ऐसे ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या होती है? 0। पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव। पार्टिकल इस बार क्या करेगा? नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा यहाँ तक, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा लेना है अपन लोगों को? नेगेटिव। पार्टिकल की वेलोसिटी जो लास्ट पॉइंट पे होगी वो नीचे की तरफ होगी, तो फाइनल वेलोसिटी कैसी होगी? नेगेटिव। इसका मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो g हमेशा नेगेटिव है, और s और जो वेलोसिटी वो पॉजिटिव, और ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो g तो नेगेटिव रहेगा ही रहेगा, s और b भी क्या होंगे? नेगेटिव। नहीं आ रहे हैं समझ में तो कोई बात नहीं, अब हम एग्जाम्पल करवा रहे हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए साहब, पहला क्वेश्चन, पहले जनरल एग्जाम्पल करवाएंगे जिससे कॉन्सेप्ट बने। यदि एक बॉल को या गेंद को u वेग से ऊपर की ओर फेंका गया है तो
बताइए वह, हाँ जी पहला क्वेश्चन, वह अधिकतम ऊंचाई कितनी तय करेगा, मतलब कितना ऊंचे तक जाएगा। दूसरा, वह अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लेगा। ये लो जी अगला क्वेश्चन। ठीक है, और ये ऊंचाई ना आके विस्थापन भी आ सकता है। तो देखो अपन को ज़्यादा कुछ नहीं करना, अपन को छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि पार्टिकल यदि ऊपर की तरफ गया है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। इनिशियल वेलोसिटी उसने दे रखी है u, ठीक है, u दे रखी है, ओके। और पार्टिकल ऊपर की तरफ मानते हैं कि जब ऊपर की तरफ जाएगा तो h हाइट कवर कर लेगा। जब पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा तो नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा, दैट इज g। तो क्या निकालना है, ऊंचाई या डिस्प्लेसमेंट निकालना है जो ऊपर की तरफ बॉल तय करेगी। और डिस्प्लेसमेंट निकालने के दो तरीके हैं, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरा बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। दो इक्वेशन है और दोनों से अपन डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों में s है। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम इस इक्वेशन को लगाने से बचेंगे। हम लगाएंगे थर्ड इक्वेशन क्योंकि उसमें टाइम की जरूरत नहीं है। लेकिन आप कहेंगे सर u तो चलो हमको u दे रखा है, कोई इशू नहीं है, जो 2 है वो 2 है ही। a जो है आपने बता दिया नीचे की तरफ हमेशा a लगता है, आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो माइनस d लगा दिया। s हम निकालना चाहते हैं, लेकिन v कहाँ से लाओगे, तो v तो हमको पता है कैसे, अधिकतम ऊंचाई पर। तो जब बॉल अधिकतम ऊंचाई पे जाएगी तो अधिकतम जहाँ ऊंचाई होगी वहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जाके 0। आप किसी भी पार्टिकल को फेंकोगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। तो आंसर आपके सामने। अब इसको क्या लिखेंगे, 0 यू स्क्वायर माइनस 2g's। आप चाहें तो ये s मान लो या इसको h मान लो, बात बराबर है। इसको इधर लेके आ जाओ, तो 2gs बराबर यू स्क्वायर, और यहाँ s निकालना चाहते हैं तो यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये लो जी आंसर आ गया। इसी को कई बार h कह देते हैं, और आप चाहो तो इसको सीधा याद भी रख सकते हो कि यदि u वेग से किसी पार्टिकल को ऊपरी तरफ फेंका जाए तो अधिकतम हाइट कितनी आएगी, h। अब हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने का भी बहुत अच्छा तरीका है। देखो दो इक्वेशन है, पहली तो ये रही, इसमें टाइम आ रहा है। दूसरा b बराबर u प्लस ए टी। जब हमारे पास ये इजी है तो हम कठिन क्यों लगाएं। b कितना है फाइनल 0, इनिशियल कितना है u, a कितना है माइनस जी, टाइम कितना है t। तो हम gt को इधर ले आए, नेगेटिव है, u आ गया, t बराबर कितना आ गया, u अपॉन जी। ये लो जी आंसर आ गए। टाइम कितना लगेगा उसको हाईएस्ट तक पहुंचने में, u अपॉन जी। आप कहेंगे हमको क्या पता ये टाइम हाईएस्ट तक पहुंचने में है या नहीं है, ये बता रहे हैं ना, फाइनल वेलोसिटी कहाँ 0 होती है, हाईएस्ट पॉइंट पे। आपने 0 लिखा है, इसका मतलब फाइनल पॉइंट है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, चलिए अब हमारा क्वेश्चन आपसे ये है कि यदि एक बॉल को u वेग से ऊपर की ओर फेंका गया है, इस बार तो यदि एक बॉल को ऊपर से, नहीं हमको क्वेश्चन ही चेंज करना पड़ेगा, यदि एक कण को h ऊंचाई से छोड़ा जाता है तो कण का जमीन से या धरातल से या हॉरिजॉन्टल से, जमीन से या धरातल से टकराते समय अंतिम वेग ज्ञात करो, तथा समय, जब वो टकराएगा तो समय भी ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन को हमने उलट दिया है। अब पार्टिकल जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ तक पहुँच रहा है,
ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में उसने कहा है कि h ऊंचाई से फेंका गया है और उसने क्या किया है, h ऊंचाई से छोड़ा गया है, दैट इज द ड्रॉप। और ड्रॉप का मतलब क्या होता है, u बराबर 0। हमने जब उसको छोड़ा तो कोई भी वेग नहीं दिया, नीचे की तरफ जा रहा है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ -g लगता ही है, और नीचे की तरफ h है ही, टाइम निकाल देंगे। तो क्या निकालना है, पहले उसने पूछा है अंतिम वेग, तो b बराबर u प्लस at नहीं लगा पाएंगे क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। तो क्या करेंगे, हम तीसरा लगाते हैं, b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर 2as। b स्क्वायर लास्ट वाला अपन को नहीं पता क्योंकि हमको अंतिम वेग पता ही नहीं, इनिशियल कितना है 0, 2 ओके, दैट इज -g ओके। व्हाट इज द s, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, कहाँ से यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक, तो नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट है तो -h। b स्क्वायर बराबर 2gh और b बराबर आंसर कितना आ गया 2gh। ये लो जी आंसर आपके सामने। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया आंसर। अब हम देखते हैं b आ गया हमारे पास, तो अब क्या निकाल सकते हो, टाइम। v बराबर u प्लस at, v कितना है 2gh, u कितना है 0, ये कितना है -g, ये कितना है टाइम t, तो g को नीचे ले आओ। हाँ जी देखो वेलोसिटी ध्यान से समझो, वेलोसिटी क्या है, नीचे की तरफ है तो वेलोसिटी माइनस में काम में ले लीजिए, u तो 0 है ही, g माइनस में आ गया, माइनस से माइनस कट गया, तो 2gh बराबर g इंटू टी, और t निकालेंगे तो 2h अपॉन g। कैसे, चलो ये भी बता देते हैं, वैसे तो आपको आना चाहिए ये, अपॉन g, ऊपर कितना है आधा g, नीचे कितना है पूरा, तो आधे से आधा तो आधा बचेगा ना नीचे, ऊपर तो 2h रह गया, नीचे g रह गया। ये लो जी आंसर आ गया। ओके चलिए आगे बढ़े। ओके अगला क्वेश्चन देखो, अब इसी को हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल बदल देते हैं। यदि कण को 50 मीटर ऊंचाई से छोड़ा जाए तो कण का धरातल से टकराते समय अंतिम वेग ज्ञात करो। तो देखो आंसर आ जाएगा √2, g कितना है 10, h कितना है 50, हाँ जी कितना आया ये 100 और 1000 आया, ठीक है। तो इसको अपन को 10√10 लिख सकते हैं, ठीक है। आंसर आ गया 10√10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और भी चाहो तो इसको लिख सकते हो 31.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चेक कर लेना, इतना ही आंसर आना चाहिए क्योंकि √10 होता है 3.14 के आसपास। अब हम बात करते हैं टाइम की, तो t बराबर रूट, हाँ जी 2h कितना है 50 इंटू g कितना है 10, ये कैंसिल आउट हो गया, ऊपर कितना आ जाएगा √10, 3.14 सेकेंड, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3.14 सेकेंड में वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। ये है सबसे इजी न्यूमेरिकल। जैसे उसने कह दिया कि पार्टिकल को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं और 50 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहे हैं, ठीक है। तो जो पिछली बार हमने क्वेश्चन करवाया था ना अभी, u स्क्वायर अपॉन 2g का और g अपॉन g का, मतलब पार्टिकल को जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो जो फॉर्मूले लगवाए थे उस तरीके से आपको फॉर्मूले लगाने हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा मोशन अंडर ग्रेविटी में एडवांस लेवल पे, या थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस की तरफ जिनके आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, ठीक है। चलिए यूँ तो इनकी भी रहेगी, ऐसा नहीं है ये काम के नहीं है, ये आपको बेस दे रहे हैं कि आपको काम करना कैसे है, बाकी का लेवल थोड़ा सा अप रहता है। देखो चलिए, हाँ जी कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं बोर्ड पे, देखो एक मीनार के टॉप से, एक मीनार के शिखर से एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर का मतलब वर्टिकल ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो गेंद 7 सेकंड बाद धरातल से टकराती है। कितना गजब का क्वेश्चन है, डायग्राम नहीं बनाएंगे तो क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीनार है, मतलब एक बिल्डिंग है, और इसके शिखर से, इसके टॉप से एक बॉल को ऊपर की ओर फेंका गया है, ठीक है। और ये कह रहा है कि जब इसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वेग लेते हैं 20 मीटर प्रति सेकंड का। 7 सेकंड के बाद वह धरातल से टकराती है। धरातल कौन सा है, यहाँ मीनार से नहीं टकराती, जमीन से टकराती है। तो ये गेंद यहाँ जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पे और वहाँ जाके लौट के वापस आएगी। तो यहाँ कितने सेकंड के बाद टकराती है, टोटल टाइम लेता है वो 7 सेकंड का,
तो उसका पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्प्लेसमेंट बताओ। मतलब पार्टिकल पोजीशन ए पर था, ए से वो बी पे पहुंचा, बी से वो सी के पास पहुंचा। उसने पूछा कि भैया ए इसका इनिशियल पॉइंट, सी क्या है इसका फाइनल पॉइंट, तो बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो देखो डिस्प्लेसमेंट एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बस इतना सा करना है क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है। हमको इनिशियल वेलोसिटी पता है, ये ए तो जी है तो होता ही है, ए बराबर कितना है वो तो जी लगेगा ही लगेगा। हम तो ये देखेंगे कि भैया यू कहाँ है, ऊपर की तरफ, जी कहाँ लगेगा नीचे की तरफ, टी कितना है 7 सेकंड तो हो जाएगा काम। यू बोलो भैया 20 7 प्लस 1/2, ए कितना है सर -10 मतलब जी, और टी कितना है 7 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 140 प्लस ये आ जाएगा 1/2, माइनस भी लगा दे तो बढ़िया रहेगा 10, और ये आ जाएगा 49, ठीक है। और यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स, और 5 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो बेटर ये रहेगा इसको लिखा जाए 7 × 20, और अब 7 कॉमन निकाल देते हैं तो 20 माइनस 35, और 20 में से 35 जाएंगे तो कितना रिमेनिंग रहेगा, आई थिंक 15, और आंसर आ जाएगा -15 105। ये लो जी आंसर आ गया -105 मीटर। माइनस क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 105। नहीं आया समझ में, डिस्प्लेसमेंट इसको क्यों कहा है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट कहाँ है, यहाँ, फाइनल कहाँ है जमीन पे, तो इनिशियल से फाइनल की तरफ देखेंगे तभी तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। ये पूरा डिस्प्लेसमेंट में काउंट नहीं होता, यहाँ से लेके यहाँ तक तो कितना है डिस्प्लेसमेंट 105। आपको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट पूछे तो ये इक्वेशन लगानी है विद साइन कन्वेक्शन। ये जो आंसर आया है ना, इस साइन के अकॉर्डिंग ही आया है, साइन नहीं लगाओगे या पॉजिटिव कर दोगे तो आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, हाँ जी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी एट 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5, मतलब वेलोसिटी किसी भी सेकेंड में पूछ ले तो कैसे निकालोगे। तो अगला क्वेश्चन है b बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। अब उसने पूछा वेलोसिटी बताओ 1 सेकेंड पे, तो u कितना है जी 20, a कितना है, u मतलब ऊपर की तरफ, a कितना है जी ये तो 10 लगता ही है, g है, और t का मतलब 1 सेकेंड। तो क्या लिखेंगे 20 और 20, और यहाँ से कितना आ जाएगा -10, तो 10 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब 1 सेकंड के बाद कण का भी कितना रह जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। चलिए अब आगे चेक कर लेते हैं। v पूछ ले आपसे कि भैया हमको 2 सेकंड के बाद b का मान बताओ, तो 2 सेकंड के बाद जब b का मान बताएंगे तो u प्लस ए टी से u कितना है 20 माइनस g कितना हो जाएगा -10, और t कितना है 2, तो 0 आ गया। अब कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है, 2 सेकंड के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। इसका मतलब यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचने में कितना समय लेगा, ये 2 सेकंड। ये इसका मतलब है, ये भी पता लग रहा है नहीं लग रहा है। अरे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 कब होगी, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे होगा। इसका मतलब 2 सेकंड के बाद वो कहाँ पहुँच जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे। ऐसे ही आप 3 का निकाल सकते हो, 4 का निकाल सकते हो, 5 का निकाल सकते हो, 6 का निकाल सकते हो, इस तरीके से। अब जैसे हम किसका निकाले, 4 का निकाल के बताते हैं। b4 बराबर u प्लस ए टी, बी यू कितना है 20 प्लस ये आ जाएगा -10, और t हो गया 4। तो देखो 20 माइनस 40 -20 आ रहा है। अब सोचो क्या रिजल्ट है इसका, इसका रिजल्ट ये है कि 4 सेकंड, देखो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना सेकंड लगा 2 सेकंड, तो वापस यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना सेकंड लगेगा 2 सेकंड, तो यहाँ से और यहाँ तक पहुँचने में कितना 4 सेकंड, 2 यहाँ और 2 यहाँ। अच्छा इस इनिशियल सेकंड में पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी +20 मीटर प्रति सेकंड ऊपर की तरफ, और जब लौट के आएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी नीचे की तरफ। स्पीड वही आनी चाहिए 20 मीटर प्रति सेकंड। देख लो आंसर आ रहा है -20 मीटर प्रति सेकंड। नहीं आया समझ में, वापस समझो। जब हम किसी पार्टिकल को फेंकते हैं, जैसे यहाँ से फेंका, तो यहाँ जो स्पीड थी माना u है, तो जब वो लौट के आएगा ना तो इसी पॉइंट पे वेलोसिटी वापस u हो जाएगी। लेकिन
जब जाएगा तो दिशा कहाँ रहेगी, ऊपर की तरफ, और जब आएगा तो दिशा कहाँ रहेगी, नीचे की तरफ। दोनों में माइनस का अंतर आएगा, बाकी की वेलोसिटी कैसी रहती है पॉइंट पे, बराबर। ठीक है, वैसे ही जब हमने ये लेवल बना दिया तो जब यहाँ से पार्टिकल गया तो कितनी स्पीड थी 20, और इसी पॉइंट पे वापस लौट के आया तो कितनी हो गई -20, और वो हमने प्रूफ भी कर दिया। चलो अब हम पूछते हैं आपसे, डिस्टेंस पूछ रहा है। अब डिस्टेंस कैसे पता चलेगा, देखो डिस्टेंस का मतलब तो क्या है, ए से लेके बी तक प्लस बी से लेके सी तक और सी से लेके बी से लेके सी तक, मतलब डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, हम इसको थोड़ा सा साफ कर दें। देखो डिस्टेंस का मतलब क्या है, डिस्टेंस का मतलब है ए बी प्लस बी सी बी ए, नहीं हमको बीच वाला पॉइंट भी, हाँ पूरा कर लो, बात एक ही है, बी सी हो गया, ए से लेके बी तक और बी से लेके पूरा सी तक। लेकिन हमको तो केवल ये पता है कितना है 105, अब तो ये पता लग जाए तो उसको डबल कर देंगे। तो ए बी कैसे निकालेंगे, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस निकालना चाहते हैं अपन लोग, ठीक है। यू कितना है 20, टाइम बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में कितना सेकंड लगता है, 2 सेकंड, हाफ -10 क्योंकि जी लगेगा, टी का मतलब 2y², तो ये आ जाएगा 40, ये आ जाएगा -5 और 4 20, तो 40 -20 20 मीटर। तो कुल मिला के क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है 20 मीटर, और जब वो लौट के आएगा तो वापस कितनी हो जाएगी 20 मीटर। तो कुल मिला के हम ये लिख सकते हैं कि ए से लेके बी तक और बी से लेके यहाँ तक कितनी टोटल दूरी है 40। तो आंसर कितना आ जाना चाहिए, चलो इसको नाम ही दे देते हैं कोई, पी मान लो, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या लिखेंगे अब, ए बी बी पी और पी सी। तो ए बी कितना है 20, अब बी पी भी कितना होगा 20, क्योंकि जितना यहाँ से यहाँ तक है उतना यहाँ से यहाँ तक है, प्लस पी सी यहाँ से लेके यहाँ तक 105, कितना आया 145 आ जाएगा ना, 40 और जोड़ दो 145, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब कह रहा है मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई तो वही होगी भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक यही तो मीनार की ऊंचाई है, और क्या है, तो ये मीनार की ऊंचाई किसके बराबर, डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, तो 105 ही होगी, तो ये तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ग्राफ और स्पीड, ग्राफ निकालना है। अब ग्राफ क्या निकालना है ये तो पहले ही बता चुके हैं अपन लोग। हाँ जी, पार्टिकल यहाँ से चला तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे घटी, और बी पॉइंट पे क्या हो गई 0, ये लो जी, पार्टिकल की वेलोसिटी धीरे धीरे घटी और बी पॉइंट पे क्या हो गई 0, तो ये ए है ये बी है। उसके बाद पार्टिकल की जो वेलोसिटी फिर धीरे धीरे बढ़ना चालू हुई और बढ़ती रही, ये लो जी, ये कौन सा पॉइंट है सी। ये किसका ग्राफ है, वेलोसिटी का। स्पीड का कैसे बनाएंगे, बस ये क्या हो गया बी और ये क्या हो गया सी, ये लो जी ग्राफ बन गया, ऐसे बनाएंगे। तो ये किसका ग्राफ है, वेलोसिटी का, और ये किसका ग्राफ है, स्पीड का। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और भी अच्छा है, इसको करो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, सब समझ में सब आ जाएगा, परेशान मत होना बस।